नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते ऐसे मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा दे रहे हों। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं गुलांचो कुमारी से, जो कि लोक भाषा में कविताएं लिखती हैं और पूरे देश में अपना परचम लहरा चुकी हैं और हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार गुलांचो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि साहित्य में आपकी रुचि कब और कैसे बनी? साहित्य में मेरी रुचि वैसे तो बचपन से ही रही है। कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास पढ़ने में मैं बचपन से ही रुचि लेती रही हूँ, लेकिन लिखना बहुत बाद में हुआ। जी। जब मेरी शादी 2003 में ही हो गई, उसके बाद रुचि जाती रही। अच्छा। पति अच्छे थे, पढ़ाई जारी रही। मैं पढ़ती गई, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, पीजी सब कर लिया हमने। पीजी करने के दौरान ही काव्य के प्रति रुचि दोबारा पनपी और कहीं न कहीं मन के एक कोने में वो इच्छा सिमट कर रह गई। मैं टूटी फूटी शब्दों में लिखने लगी। वहाँ बिना भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में मेरे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं जो साहित्य रचनाएं करते हैं। उनको देखकर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मुझे भी लिखना चाहिए। हालांकि मैं लिखी, लेकिन किन्हीं को उस समय बता नहीं पाई और वो इच्छा मेरी फिर दबी की दबी रह गई। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने नेट की परीक्षा दी, उसके बाद उत्तीर्ण भी किया। फिर दोबारा मैंने दी, जेआरएफ उत्तीर्ण किया। उसके बाद हमारे शोध गाइड हुए सुबोध कुमार शिवगीत। उन्होंने मेरे ज्ञान को एक नई दिशा दी लेखन की ओर में। शोध के साथ साथ मैं कविताएं लिखना भी सीखने लगी और जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ होती वो सुधार देते हैं। इस तरह मेरी जो है रुचि कविता के प्रति हुई और वस्तु स्थिति अभी आपके सामने है। मतलब बचपन से ही शौक था, लेकिन जब पीएचडी कर रहे थे उस टाइम से आपने एक्चुअल में लिखना स्टार्ट किया है। आप लोक भाषाओं में कविताएं लिखती हैं, तो उन्हीं भाषाओं में लिखने की क्या कुछ खास वजह है और कौन कौन सी भाषाओं में आप लिखते हैं? मैं केवल लोक भाषाओं में नहीं लिखती, मैं राजभाषा हिंदी में भी लिखती हूँ। और हिंदी में मेरा एक काव्य संग्रह मैं पाप क्षितिज से हार गई 2002 में रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हो चुका है। मैं खोरठा में भी लिखती हूँ जी, और कुड़माली में भी लिखती हूँ जी। इसमें लोक भाषा में ही क्यों लिखती हूँ, इसके वजह अगर देखे जाएं तो अनेक हैं। सबसे पहले कि ये खोरठा और कुड़माली भाषा मेरी माइकोरवा भाषा है, जिसे मैंने माँ की गोद से ही सीखा है। जी। वो मैंने इसी मिट्टी, खोरठा और कुड़माली की मिट्टी में सन कर मैं पली बढ़ी हूँ। तो ये एक तरह से अपनापन रूप में ये जुड़ा हुआ है। मैं जब इनके बारे में लिखती हूँ, खोरठा में लिखती हूँ या कुड़माली में लिखती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ, अपने घर से जुड़ी हुई हूँ, अपने परिवार से जुड़ी हुई हूँ, अपने लोगों से जुड़ी हुई हूँ, अपनी भाषा संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ।
दूसरी बात, दूसरी जो वजह है जी। इसमें लिखने की, वो है यहाँ की भाषा संस्कृति में अतिक्रमण। जिस प्रकार आज़ादी के बाद हमारी भाषा पर अतिक्रमण हो रहा है, संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है, विस्थापन के कारण जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी भाषाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। तो उन नुकसान को हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ना करें तो शायद जिस तरह असुर भाषा जो अभी विलुप्त के कगार पर चला गया है, और हमको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भाषाएं भी उसमें आ जाएं, तो उन्हें संरक्षित करना हमारा दायित्व है। जी। हम मूलवासी हैं, हम यहाँ के चीज़ों को, तीसरी वजह कह सकते हैं कि यहाँ का जो भी ये मातृभाषा में जो भावनाएं हैं, जो उसको मैं जिस तरह से व्यक्त कर सकती हूँ, शायद अन्य भाषा जो अर्जित भाषाएं हैं मेरी, उसमें मैं नहीं कर सकती। इसमें मैं अपनी भाषाओं को बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाती हूँ, उनमें चेतना जगा सकती हूँ। ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब लोक भाषा में कविताएं लिखने का एक कारण तो ये है कि आपकी ये मदर टंग है, तो इसमें आपको व्यक्त करने में बहुत इजी होता है। साथ ही साथ में एक ये चेतना भी है कि इसको संरक्षित करना है, ये विलुप्त नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा आपके जानना चाहेंगे कि किसको साहित्य में आप अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं? वैसे तो एक रचनाकार के लिए समय और परिस्थितियाँ दोनों प्रेरक रूप में मानी गई है, लेकिन मेरे लिए नियति और परिस्थितियाँ प्रेरक के रूप में अपने आप बनते चले गए हैं। जी। कोई एक मेरे लिए प्रेरणा रूप में नहीं है। जैसे सबसे पहले तो मेरे पतिदेव जी ये वैसे पहले कविताएं लिखते थे। जब मेरी शादी हुई थी इनसे, तो सबसे पहले तो मैंने इनसे थोड़ा बहुत ये सीखा। उसके बाद हिंदी में हमारे जो रहे हैं प्रेरणा स्रोत, वो हमारे बिना भावे के जितने प्रोफेसर हैं, वो मेरे गाइड सुबोध सिंह शिवगीत सर। उसके बाद वंदना टेटे, जो मेरी पहली कहानी जो है क्या ये जहरीली गैस जैसी सोच को उन्होंने प्रकाशित किया अखड़ा में। उसके बाद शिरोमणि महतो जो ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हिंदी के। उसके बाद विनोद कुमार विद्रोही, वो भी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार। तो ये जो है हिंदी में इन्होंने हमें प्रेरित किया। जैसे ही मैं खोरठा में गई, खोरठा लेखन क्षेत्र में, तो वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया। जैसे सबसे पहले तो दिनमणि सर, जो सबसे बड़ी बात कि मैं इसमें लिखना नहीं चाहती थी, वैसे भी मैं हिंदी में थी, हिंदी में सब कर रही थी, नौकरी वगैरह सब, तो मेरी कोई रुचि नहीं थी और वैसे ज्ञान भी नहीं था मानकीकरण का। मैं तो जानती हूँ खोरठा वो अलग बात है, बोलना अलग चीज़ है और लिखना अलग चीज़ है, तो मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक बार ऐसे ही कमेंट में मैंने खोरठा में कहीं लिखा था 4-5 लाइन का ये तुकबंदी करके, तो वो फ़ोन किए। उसके बाद बोले कि आपकी जो है शैली बहुत बढ़िया है, आप लिखिए इसमें खोरठा में। तो सबसे पहले तो उन्होंने खोरठा में जो है लिखने के लिए प्रेरित किया, और साथ में उनके साथ B.A. नौहदार हैं और ये डॉक्टर गजाधर प्रभाकर, जो हमारी त्रुटियों को जब भी कभी ऐसा लगता है उन्हें कि यहाँ त्रुटि है, तो वो हमें सुधार देते हैं उन कविताओं को। और उसके बाद जब मैं कुड़माली क्षेत्र में लिखने लगी, तो वहाँ के भी जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, रतन कुमार महतो सत्यार्थी, जो साहित्य अकादमी से भी सम्मानित हैं, तो उन्होंने भी कुड़माली की जो भी त्रुटियां हैं वो सलाह देते रहते हैं, एक बेटी की तरह स्नेह और आशीर्वाद भी देते रहते हैं। तो इस तरह साहित्यिक क्षेत्र में जो है वो हमारे लिए प्रेरक हुए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे किताबें हैं ऐसी जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है, और बहुत सारे लोग भी हैं
जो समय समय पे मिलते गए, कभी परिस्थितियों में, कभी अच्छे दिन में, कभी बुरे दिन में, और बहुत कुछ वहाँ भी हमें सीखने को मिला। तो इस तरह मैं कहूँगी कि हर जगह कहीं ना कहीं मैं प्रेरक रूप में सीखती गई हूँ। जी, तो आप सिर्फ लोक भाषाओं में नहीं लिखती हैं, बल्कि आपने हिंदी में भी लिखा है, लेकिन प्रसिद्धि आपको इसने दिलाई है। जी। आपकी कई सारी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि जो मुझे लगता है कि बहुत प्रमुख है, वो ये है कि साहित्य अकेडमी का एक सेलिब्रेशन में, जहाँ पर कि 1100 कवियों को पूरे देश भर में से बुलाया गया, एक 175 भाषाओं में वहाँ पर कविताएं पढ़ी गई, उसमें आपने हमारे झारखंड को रिप्रेजेंट किया। उस अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। उस अनुभव के बारे में मैं कहूँगी अकल्पनीय था जी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब साहित्य अकादमी से चिट्ठी आई थी, सबसे पहले तो मुझे फ़ोन के द्वारा बोला गया, तो उस समय मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया था। मुझे लगा ऐसे ही होंगे कोई संस्था वगैरह से। तो मैं उस वक्त ये रामगढ़ का जो है ये सरकारी हॉस्पिटल, मैं वहाँ थी। तो मैंने कहा अच्छा शाम में मैं बात करती हूँ, अभी थोड़ा हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मैं वहाँ हूँ। तो जब वहाँ से आई उसके बाद मैंने ध्यान दिया, तो उन्होंने वो जो चिट्ठी भेजी थी, तब मैंने देखा ये तो साहित्य अकादमी से है, दिल्ली से है। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई, बहुत खुश हुई, एक तरह से कहें तो हमारे शब्दों में मैं उछलने लगी। और मैंने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया कि मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद जब वहाँ मैं गई तो वहाँ जैसा कि आपने कहा, बात सही है, 1100 लगभग हम साहित्यकार आए थे। 175 भाषाओं के प्रतिनिधित्व जो है करने वाले रचनाकार थे, जो भिन्न भिन्न भाषाओं से थे, और उन्हीं में से मैंने कुड़माली भाषा का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मृदुभाषी थे, सहयोगी थे। जहाँ कहीं भी मुझे लगा कि सहयोग की आवश्यकता हो, जैसे पेमेंट वगैरह का जो ये था, उस समय मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, तो उन्होंने तुरंत जाके ये किया और सहयोग अपने पास बुलाया, बैठाया और सहयोग किया। या फिर कार्यक्रम में भी इतना अच्छा अनुभव रहा कि मैं अभी भी अंदर में ये क्या कहें, मन से प्रफुल्लित हो जाती हूँ। उसके बाद उनको सुनना, विविध भाषाओं के जो प्रतिनिधित्व साहित्यकार आए थे, उनको सुनना, उनके भाषा संस्कृति को समझना, एक तरह से क्या बेहद ही क्या कहें उसको, मन ये अद्भुत पल था। जी। उसके बाद जैसे मैंने खासकर अपने में जो 2 बार मैंने कहा जो है मन से ये किया साझा। एक तो वहाँ का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मैंने खोरठा कविता को पढ़ा, जो बेहद ही दमदार थी। और उसके बाद फिर 15 मार्च को मेरा कार्यक्रम था कुड़माली का, मैंने उसमें भी दमदार प्रदर्शन किया। यहाँ की जो हमारी समस्याएं हैं झारखंड की, भाषा, सांस्कृतिक, हमारे लोग कैसे विस्थापित हो रहे हैं, कैसे उनको कौड़ी के भाव में ज़मीनों को छीना गया, उनको ये इनका कि यहाँ की जो भाषा संस्कृति को लेकर वो कैसे लड़ रहे हैं, उनको कैसे पहचान नहीं मिल पा रही है, वो भटक रहे हैं अपनी पहचान के लिए, उनका प्रतिनिधित्व मैंने कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। और मुझे लगा शायद ये मेरे लिए एक सौभाग्य का पल था। जी, चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे। एक वो लड़की जो कि इतनी ज़्यादा सहमति थी कि इतना कुछ इंटरेस्ट होने के बाद भी साहित्य में कभी भी लिखना नहीं चाहा, पीएचडी करने के दौरान इंटरेस्ट आया, और आज जिसको इतनी प्रशंसा मिल रही है, पूरे राज्य भर में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस पूरे ट्रांजिशन में क्या कुछ चुनौतियां आपको देखने के लिए मिली हैं? मुझे लगता है कि मैंने चुनौतियों से खेलना ही सीख लिया था, और उसी से जूझते हुए उनको जो है एक मनोरंजन के रूप में लेते हुए मैं आगे बढ़ती गई। जैसे ही मेरी शादी 2003 में हुई, तो मैं उस समय मैट्रिक में थी, मैट्रिक भी मैंने नहीं किया था। अच्छा। तो मैट्रिक के बाद जिसका भी कोई भी लड़की का जो है शादी होती है,
तो वो किस मनोस्थिति से गुजरती है वो आप समझ सकते हैं। तो उस स्थिति में भी खुद को संभाले रखना और फिर पढ़ाई जारी रखना, इसमें सहयोग अपने पतिदेव का भी मैं करना चाहूँगी, शुक्रिया कि उन्होंने हमें पढ़ने से कभी रोका नहीं, हमेशा साथ दिया। और मैं जिस तरह इन्होंने हमें पढ़ाने में रुचि रखी, मैं उससे दुगुना मेहनत करती रही और पढ़ने में रुचि रखती रही। मैं पढ़ती गई, कभी फेल नहीं हुई। मैं पढ़ती गई लगातार, ना ही कोई साल ब्रेक किया, और उसी बीच हमारे बच्चे भी होते गए। आज मेरे 4 बच्चे हैं, और मैं इस तरह करते हुए भी मैंने जो है बीएड भी कर लिया, उसके बाद अभी हाई स्कूल में भी हूँ। तो इस तरह इस बीच जो है ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आई, कभी कभी तो खैर ऐसा लगता था, मनोबल टूट जाता था, लगता था कि शायद अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर ऐसा कभी कभी तो पैसों के लिए, या कभी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि रात भर रोते रह जाते थे जी। और पढ़ाई के जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस समय भी बहुत ऐसी चुनौतियाँ आ रही थी, खासकर पैसों के बारे में। उस समय ना ही मेरा पारिवारिक कोई सहयोग नहीं था, ना ही मायके का, ना ससुराल का। तो उस समय खुद से मजबूती, मतलब एक तरह से मजबूत होके खड़ा रहना पड़ रहा था दोनों को। ना इनके पास नौकरी थी, ना ही मेरे पास। दोनों किसी तरह ये ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं कस्तूरबा में वगैरह में इस तरह में पढ़ा के कहीं कहीं से इस तरह करते जाती थी, और पढ़ाई की। आज अपने जगह पे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अभी ठीक हैं। इस तरह कहा जाए तो मैंने हर कदम पे चुनौतियों को झेला है। जी। आपके बारे में हमने बहुत सारी बातें की, आपकी रचनाओं पर बहुत चर्चा की, पर आपकी कोई भी रचना हमने सुनी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आपका अभी तक का जो सबसे पसंदीदा रचना हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों को आज सुनाना चाहें तो। मेरे अनुसार साहित्यकार के लिए या एक लेखक के लिए उसकी कोई भी रचनाएं आप पसंद वाली ना हो तो ही अच्छा है। और हमको लगता है किसी का रचनाएं होती भी नहीं है, सभी को अपनी रचनाएं पसंद आती हैं। उनमें से जो है 1-2 बेहतर होती हैं, और लगता है कि नहीं, इसको समाज के सामने हमेशा रखना चाहिए। तो मेरी खोरठा में रचित एक गीत है, मैं इसलिए उसको यहाँ रखना चाह रही हूँ क्योंकि अभी खासकर जो महुआ चुनने का जो सीज़न है, महिलाएं महुआ चुनने जाती है तो क्या करती हैं, जंगलों में महुआ चुनने के वक्त पत्तों को साफ करते हुए उसमें आग लगा देती हैं, और उस आग के कारण छोटे छोटे पौधे जो होते हैं झुलस जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु झुलस जाते हैं। तो ये हमारे लिए ही हानि है। तो उनको इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो जंगल ही उनका जीवन है, अगर वो उसको उजाड़ते हैं या उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उनको भी क्षति पहुंचेगी। तो इसमें खोरठा गीत है, बोना बिनु दुनिया अंधार। मैं इसी को कुछ लाइन गाती हूँ जी। बोना बिनु दुनिया अंधार हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार, बोना बिनु दुनिया अंधार हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार। बोना निभे तो भेले कैसे जगत बाँचत, बोना निभे तो भेले कैसे गाँव जचत, बोना निभे तो भेले कैसे जगत बाँचत, बोना निभे तो भेले कैसे गाँव जचत। बोना है हामिनी के पराना हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार, बोना बिनु दुनिया अंधार हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार। बोना निभे तो हेले कैसे दवाई बना तो,
बोनानी भेतौ हेले कैसे जीव बचतौ, बोनानी भेतौ हेले कैसे दवाई बनातौ, बोनानी भेतौ हेले कैसे गड़बड़ा गया ना, कैसे गाँव जचतौ, बोना है रतन के खाना हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार, बोना बिनु दुनिया अंधार हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार। गाछ पालो रोपाए दादा लगावे कराए अभियान हो, गाछ पालो रोपी दादा चलावे अभियान हो, गाछ रोपी करे अमृत दान हो दादा, बोना बिनु दुनिया अंधार। बहुत ही सुंदर गीत था बिलांचो जी, और जिस तरीके से आप तल्लीन होकर के गा रही थी वो देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो आपने गीत सुनाया ये प्रकृति के ऊपर था, प्रकृति संरक्षण को लेकर के, और किन किन विषयों पर आपने कविताएं लिखी हैं ये जानना चाहेंगे। मेरे काव्य विषय में गांव, समाज, संस्कृति, नारी, सबसे पहले तो यहाँ जो है हमारा काव्य विषय ज़्यादातर नारी पर फोकस रहा है। मैंने दोनों काव्य संग्रह जो भी लिखा है ये नारी को ही समर्पित है। मैं पाप क्षितिज से हार गई, रूपा तिर्की जो काठी टाण की थी, जिन्हें मार दिया गया या जो भी हो, आत्महत्या जो भी साबित हुआ, उनको समर्पित है। उसके बाद दूसरा काव्य संग्रह खोरठा का जो है वो भी एक महिला पर ही, महिला के जो है संघर्ष पर समर्पित है। कविता हमर शोक नाय, कविता हमर विवशता है, ये उसका शीर्षक है। तो कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादातर नारी होने का जो दर्द है या नारी जो झेलती है जी, उसकी पीड़ाओं को या उसकी समस्याओं को मैंने रखने का प्रयास किया है। तो ज़्यादातर मेरे विषय जो हैं नारी पर हैं। उसके बाद उसके अदर में नारी की सुंदरता पर भी है, नारी के श्रृंगार पर भी। उसके अलावा हमारी जो भाषा संस्कृति कैसे अतिक्रमित हो रही है उस पर है। कुछ जंगल जो कट रहे हैं उसके बारे में, पहाड़ हैं और यहाँ की नदियाँ कैसे विलुप्त हो रही हैं उनके बारे में है। कुछ कविताएं यहाँ के जो औजारों को भी हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मैंने जो भी अपने आसपास देखा, जो समझा, जो मुझे लगा, या वो चीज़ें जो मुझे मत्ती रहीं कि नहीं इसमें हमें लिखना चाहिए, ये समस्याओं को रखना चाहिए, इन बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए, तो उन विषयों को मैंने रखने का प्रयास किया है। जी, पुरस्कार के और सम्मान के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी जो साहित्य की जितनी भी जर्नी रही है उसमें क्या कुछ आपको सम्मान मिला है, क्या कुछ पुरस्कार मिला है? जी, किसी भी रचनाकार के लिए पुरस्कार मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो भी पुरस्कार मिलते हैं रचनाकार को तो उनको थोड़ी सी खुशी होती है, लगता है उनको थोड़ा भाव दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो मुझे जो है अभी तक 3 सम्मान मिले हैं, नारी शक्ति सागर और नारी एक मैं भूल रही हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद एक है शोध आलेख के लिए विशिष्ट शोध सम्मान, दिल्ली से शोध सम्मान जो है फाउंडेशन का ही नाम है, तो उसके जरिए मुझे मिला है। और नारी शक्ति सागर सम्मान जो है वो एक संस्था है, महिलाओं का ही वो समूह है, उनके द्वारा मुझे
प्रदान किया गया है। गुलांचो जी, आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको यदि आप कुछ कहना चाहें साहित्य को लेकर के तो क्या कुछ वो होगा? मैं सभी दर्शकों को और पाठकों को से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो पढ़ें, साहित्य पढ़ें, उनसे प्रेरित हों और वो मनोरंजन के साथ साथ उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको वो उनके तर्क से उनको सुलझाएं और दूरदर्शन के साथ संवाद बनाए रखें। ख़त्म करना है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि आप खोरठा में लिखती हैं और आपने बताया था कि आपकी मातृभाषा भी है, तो किस तरह की परंपराएं, किस तरीके की लोक कल्चर को आप इंक्लूड करती हैं अपनी कविताओं में? मैंने खासकर कोशिश की है कि यहाँ की जो भाषा संस्कृति है, खासकर यहाँ आदिवासी कल्चर रहा है, अरण्य संस्कृति के हम जी भी रहे हैं, तो अरण्य संस्कृति के साथ साथ अपने जो हमारा समुदाय, जिस समुदाय से मैं आती हूँ, कुड़मी समुदाय से, उनमें जो समस्याएं हैं मैं उनको रखने का प्रयास करती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ और भी जितने आदिवासी समुदाय हैं उनकी समस्याओं को भी मैं रखने का प्रयास करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलांचो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते ऐसे ही मेहमानों को बुलाते हैं जो समाज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हों। गुलांचो जी ना ही सिर्फ महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक नई दिशा दे रही हैं, जो कि शायद ये सोच करके बैठी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो अब इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। इन्होंने कविता लिखना शुरू किया है पीएचडी करने के दौरान। अगर आप इनकी जर्नी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चुनौतियां हैं जिसको कि पार करके गुलांचो जी आज हमारे सामने बैठी हैं। ना ही सिर्फ महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि जो भाषा में ये कविता लिख रही हैं वो भी प्रेरणादायी है, क्योंकि इनकी एक तो इस भाषा से लगाव भी है और दूसरा जो इसका लिखने का कारण है वो ये है कि उस भाषा को संरक्षित करना चाहती हैं। साथ ही साथ जिन विषयों को ये चुनती हैं वो ऐसे विषय हैं जिनसे कि आप देख सकते हैं कि समाज में कितने प्रकार के जागरूकता फैलती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आज की मेहमान गुलांचो जी समाज में एक नई दिशा दे रही हैं। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार। जोहार।